अध्याय 54। मैं आपको एक चुंबन दे दूंगा। राक्षसी काश्तकार चुपचाप और बिना किसी चेतावनी के पीछे हट गए थे। युद्ध के दौरान जब भी राक्षसी काश्तकारों ने लड़ाई लड़ी तो मरने वाले की खेती करने से ठीक पहले आमतौर पर उनकी छाती को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि वे खून से कूप करते हैं और चिल्लाते हैं, राक्षसी पद का कल्टीवेटर जीतना होगा। किसने सोचा होगा कि वे अचानक बदल जाएंगे और सभी की पीठ के पीछे भाग जाएंगे। घटनाओं के इस मोड़ से मौजूद सभी लोग भ्रमित थे। पहले कुछ उच्च स्तरीय खेती करने वाले जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया था कि यह एक साजिश होनी चाहिए, वे अंत में इसका निरीक्षण करने से 2 घंटे पहले खाली राक्षसी कल्टीवेटर शिविर की सीमाओं के बाहर चला गया। राक्षसी काश्तकारों ने सभी पैक किए और भाग गए। चू यू उलझन में था। मैंने सोचा था कि यह केवल खेती करने वाले थे जो मेइयिंग घाटी से थे जो पीछे हटने वाले थे। अब वे सभी कैसे भाग गए हैं? आप कैसे लड़ने जा रहे हैं? सभी राक्षसी काश्तकार क्या कर रहे हैं? वे कई वर्षों से लड़ रहे थे और यह नया विकास बहुत अचानक था। खेती करने वाले सभी उपस्थित हैं जो उनके ऊपर के आदमी को घूरते हैं, स्पष्ट रूप से संदेह करते हैं। उस आदमी ने अपना गला साफ करने के लिए खांसी की और कहा, क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि अगर यह एक राक्षसी कल्टीवेटर की नई योजना या चाल है तो मुझे सभी डाविस्ट मित्रों से कुछ और दिनों के लिए सतर्कता और गार्ड किंग 2 को जारी रखने के लिए कहना होगा, जबकि हम निर्णय लेने के लिए स्थिति की जांच करते हैं। भ्रमित खेती करने वालों ने प्रशिक्षण के मैदान को अपने चेहरे पर चकित दिखने के साथ छोड़ दिया। चू यू भी इस मामले पर विचार कर रहा था, क्योंकि उसने चू शेंग को देखा था जो जानबूझकर या अन्यथा इस समय उसे घूर रहा था। वह मुस्कुराया और उस पर लहराया। चू शेंग उस मुस्कान से इतना मुग्ध था कि वह उसे गले लगाने के लिए अपने छोटे भाई की ओर लगभग भाग गया। हालांकि इससे पहले कि वह उनके साथ जुड़ सकता, जीशी चू यू को अपनी बाहों में ले गया और तीसरी शिदी के साथ अपनी उड़ान की तलवार पर छोड़ दिया। चू शेंग की आंखों से आग की लपटें लगभग गोली मार दी गईं। चू यू ने चू शेंग के चेहरे पर एक नज़र चुरा ली, झुके हुए और जिनेशी की थोड़ी के नीचे की ओर खरोंच कर दिया। मैंने तुमसे कहा था, मेरे बड़े भाई को नाराज मत करो। जब जीशी की ठुड्डी को चू यू के छोटे हाथों से खरोंच कर दिया गया तो उसका दिल फंसा गया। उन्होंने चू यू के सिर को थोड़ा असहज किया। वह फुसफुसाया, क्या शीजोंग का दिल दर्द होता है? उसके इस बड़े भाई के लिए कौन दिल नहीं है जो उसे बहुत प्यार करता है? चू यू नोड को देखकर जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति उदास हो गई और उन्होंने एक कर्कश आवाज के साथ कहा, शिक्सियन, मैं चू शेंग को ईर्ष्या करता हूँ। उसे अपने करीबी रिश्तेदारों का प्यार है, जबकि मैं। चू यू को पता था कि जीझाई जानबूझकर अपनी सहानुभूति पाने के लिए दयनीय अभिनय कर रहा था, लेकिन यहाँ तक कि वह अभी भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन दर्द महसूस कर रहा था। एक पल के बाद उन्होंने अपने छोटे से हाथ को जिनेशी के बालों को स्ट्रोक करने के लिए उठाया। उसका छोटा चेहरा गंभीर था। शिदी, दुखी मत हो, तुम मेरे पास हो। जीशी की बहुत अधिक प्रतिक्रिया के लिए इंतजार नहीं कर रहा था। चू यू हंसा। उसकी बड़ी उज्ज्वल आंखें जीशी पर चकित हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा, क्या आप भूल गए? मैं आपके पिता हूँ। जीशी, तीसरी शिदी, जो उनके पीछे चुपचाप पीछा कर रही थी, अपनी हंसी को वापस नहीं रख सकती थी। जीशी ने उसे ठंड से देखा। वे साइन को आप में थोड़ी दिलचस्पी लगती है। क्या आप मेइयिंग घाटी में जाना चाहते हैं? तीसरी शिदी का चेहरा अचानक पलाया गया और उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। जीशी तीसरे शिदी को व्याख्यान दे सकता है, लेकिन चू यू नहीं। वह जो कुछ कर सकता था वह चू यू का सिर और कानाफूसी कर सकता था। शिक्सियन वास्तव में इन दिनों के दौरान लापरवाह है, जबकि यह राक्षसी तकनीक प्रभाव में है, जैसे कि वह एक सुरक्षात्मक ताबीज के अधीन था। चू यू ने हंसते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या शीजोंग ने अभी तक एक विचार दिया है कि वह एक बार ठीक होने के बाद क्या होगा? चू यू के चेहरे पर अभिव्यक्ति कठोर हो गई। शिदी निश्चित रूप से शीजोंग को जल्द से जल्द ठीक होने में मदद करने के लिए सब कुछ करेगा। एक ठहराव के बाद जीशी ने उस छोटे शरीर को भी तंग कर दिया और अपनी आवाज में कुछ अफसोस के साथ कहा, हालांकि शिक्सियन की वर्तमान उपस्थिति भी बहुत आकर्षक है। चू यू की आंखों में आंसू थे। निश्चित रूप से, हालांकि वह अब एक तोपचारा चरित्र नहीं था और उसने महिला लीड की भूमिका निभाई थी, फिर भी उसे अदालत की आपदा की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। जीशी चू यू को चू परिवार शिविर में वापस ले गया। वे फ्रंट हॉल में तीसरे शिदी के बगल में बैठे थे। तीसरी शिदी चुपके से चू यू और जीशी को छेड़ना चाहती थी। दा शिक्सियन कोई ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों के ऊपर और ऊंचा खड़ा था, और दूसरा शिक्सियन एक ठंडी और शांत तलवार अमर था। लेकिन जब वे दोनों एक साथ थे तो उनकी छवियां पूरी तरह से बदल गईं, खासकर अब जब चू यू खुद का इतना छोटा संस्करण बन गया था। अपने वर्तमान नर्म और निविदा दिखने के साथ चू यू अपने सामान्य महान, शांत, सुरुचिपूर्ण और शानदार हवा को छोड़ने में असमर्थ था। तीसरी शिदी के लिए खुद को रोकना और भी कठिन था, क्योंकि वह उन दोनों को इतना चिढ़ाना चाहता था। आह, मैं उस छोटे से चेहरे को गूंथना चाहता हूँ। तीसरे शिदी ने चुपचाप अपनी शिकायतों को बंद कर दिया। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि उनके आसपास हवा दो लोगों के आपसी स्नेह की कष्टप्रद खुशबू से भर गई थी। सौभाग्य से लंबे समय के बाद नहीं, चू शेंग वापस आ गया, उसके बाद लू किंगन। ऐसा लग रहा था कि वे चलते हुए बहस कर रहे थे। लू किंगन के चेहरे पर अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन चू शेंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत लग रही थी।
चू यू को पता था कि वह संभवतः उनके तर्क का स्रोत था, इसलिए उसने अपनी बाहों को झीशी की गर्दन के चारों ओर डाल दिया और चुपचाप अपनी बाहों में गहराई से गहरी हो गई। चू शेंग ने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन फिर पहले से भी अधिक सुस्त हो गया जब उसने अपने छोटे भाई को चुपचाप और बड़े करीने से किसी और की बाहों में देखा। चू यू को देखकर जीशी के हथियारों में इतनी स्नूसीली चू शेंग उसे जाने के लिए सहन नहीं कर सके और उनके द्वारा किए जा रहे तर्क को जारी रखने के लिए बदल दिया। सीनियर लू यू मेरा छोटा भाई और चू परिवार का सदस्य है। तियान युआन संप्रदाय को यूं क्यों से उस समूह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय मैं अपने छोटे भाई और एक नवजात आत्मा मंच को मेरे साथ ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। लू किंगन ने धीरे से कहा, यूएर केवल चू परिवार का सदस्य नहीं है, वह मेरा शिष्य भी है। एक नवजात आत्मा मंच विशेषज्ञ के साथ लाने के लिए जरूरी नहीं कि यह सुरक्षित हो। राक्षसी कल्टीवेटर की वापसी के पीछे का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए चू परिवार को रिय की रक्षा और समर्थन जारी रखने की आवश्यकता है। चू परिवार को एक मजबूत गार्ड रखने के लिए जनशक्ति की आवश्यकता होती है। उद्धरण चिन्ह। चू शेंग रोष के साथ अवाक था। उसने अपनी आस्तीन को फ्लिप किया और इससे पहले कि वह अपने गुस्से को वापस पकड़ पाता, उसे एक लंबा समय लगा। उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरे छोटे भाई को मेरे साथ वापस लाने का पर्याप्त कारण है। लू किंगन के चेहरे पर अभिव्यक्ति कभी नहीं बदली। लेट शीएर यूएर को अपने साथ ले जाएं। चू शेंग ने कहा, क्यों? लू किंगन ने कहा, शीएर लेट कोर फॉर्मेशन स्टेज के चरम पर है, जो कि नवजात आत्मा के चरण से एक कदम दूर है। चू शेंग इसका खंडन करने में असमर्थ थे। लू किंगन ने जारी रखा, चू उनकी साथी दाविस चू डोयू की मृत्यु हो गई है। चू परिवार अब एक नेता के बिना है। चू परिवार पर नजर रखने के लिए आपको गिरने वाले मेपल लीफ वैली में वापस जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। बात करने के बाद चू शेंग के चेहरे पर जटिल अभिव्यक्ति को देखकर लू किंगन ने सिर हिलाया और बात करना बंद कर दिया। चू यू जीशी की बाहों से जमीन पर कूद गया और चुंग शेंग की तरफ से छोटे त्वरित कदमों के साथ चला गया। अपने पैर को गले लगाते हुए और उसके हाथ पर खींचते हुए चू यू ने चू शेंग को आराम देने की कोशिश की। ये लू किंगन के लिए कठिन रहा होगा। वह इतने लंबे समय तक ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन अब समय उन्होंने इस ब्रोकोन को मनाने के लिए एक पूरा भाषण दिया। लेकिन ब्रोकोन इतना दयनीय है। चू यू ने अपने हाथों को टक्कर मार दी। चू यू ने एक नर्म कानाफूसी में कहा, चिंता मत करो बड़े भाई, जीशी मेरी अच्छी देखभाल करेंगे। चू शेंग चुप रहे, उस छोटे भाई को देखते हुए जिसका सिर वर्तमान में अपनी कमर तक नहीं पहुंचा। छोटा सफेद चेहरा जो उसकी ओर बड़ा था, घबराया हुआ लग रहा था। उनकी बड़ी गोल आंखें स्पष्ट और उज्ज्वल थीं और उनकी त्वचा को जैद के रूप में सफेद किया गया था, जैसे कि बर्फ और बर्फ से बने एक आराध्य छोटी आकृति। ऐसा लग रहा था कि चू यू वास्तव में एक बच्चे में वापस आ गया था। चू शेंग एक ट्रांस में था। उसका मन चू यू के विचारों से भर गया जब वह एक बच्चा था। उनके माता पिता अक्सर विभिन्न व्यावसायिक मामलों के कारण दूर होते थे और उनके दादा दादी अक्सर बंद खेती में होते थे। बाहर के लोगों को बच्चों को देखने की अनुमति नहीं थी, इसलिए विशाल मेपल घाटी ज्यादातर अंदर खाली थी। चूंकि वह और चू यू को एक साथ अकेला छोड़ दिया गया था, स्वाभाविक रूप से वे करीब हो गए थे। जब से उसके पहले दांत बड़े हो गए थे, जब वह सिर्फ एक बच्चा था, चू शेंग ने चू यू के हर कदम पर देखा था। अपने दूसरे भाई की दुखद मौत के कारण चू शेंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने छोटे भाई के साथ और भी बेहतर व्यवहार करता था जितना उसने पहले अपने दूसरे भाई के साथ व्यवहार किया था। उन्होंने चू यू को हर चीज का सबसे अच्छा दिया और कभी भी उसे चोट पहुंचाने नहीं दिया। फिर जब चू यू 13 साल का हो गया तो उसने अचानक तियान युआन संप्रदाय में शामिल होने का अनुरोध किया था। चू शेंग चू यू के साथ भाग करने के लिए सबसे अनिच्छुक थे। हालांकि चू यू अभी भी छोड़ दिया है। चू शेंग ने तब अपनी एकांत खेती शुरू की, तपस्या का अभ्यास किया। तियान युआन संप्रदाय के नए शिष्यों पर रखे गए प्रतिबंधों के कारण सबसे पहले वह चू यू को देखने के लिए भी नहीं जा सका। वह केवल मेपल घाटी में मेपल के पत्तों को हरे से लाल रंग में देख सकता था और फिर जमीन पर गिर जाता है। ... ऐसा लगता है कि कई साल इस तरह से बीत गए होंगे। उस समय को छोड़कर जब उसने थोड़ा चू यू उठाया था, उसके पास चू यू के साथ बहुत समय बिताने का मौका नहीं मिला था। एक लंबी चुप्पी के बाद चू शेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस क्षण को याद किया जब सैन हू ने अपने पिता के शरीर में छुरा घोंपा। अचानक वह कांप गया, नीचे गिरा और चू यू की गर्दन में अपना सिर दफन कर दिया। ये वास्तव में एक लंबा समय है। चू यू चिंतित था और उसके सिर को सहलाया, बिग ब्रदर। चू शेंग ने एक गहरी सांस ली। अपने सिर को ऊपर उठाते हुए उसने अपनी थोड़ी लाल आंखें रगड़ी और अनिच्छा से चू यू के सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने कर्कश आवाज में कहा, छोटे भाई, आपको जल्दी वापस आना होगा। बिग ब्रदर आपका इंतजार कर रहा होगा। चू यू ने स्तब्ध और सिर हिलाया। पीछे मुड़कर चू यू ने बाद में सोचा, चू शेंग समझौता करने के लिए इतना तैयार क्यों था? यह थोड़ा अप्रत्याशित था कि वह इतनी जल्दी देने के लिए तैयार होगा। चू यू को बहुत खुश किया गया और जीशी के लिए तैयार किया गया। जीजी चले गए और चू शेंग को देखा, जो सीधा हो रहा था। उसने एक पल के लिए उसे देखा और फिर झुका। बहुत धन्यवाद बहनोई। ये फ्रंट हॉल में चुप था। लू किंगन ने अपनी ठंडी चाय को डुबो दिया और भावुक लगे।
तीसरा शिदी कांप गया और लू किंगन के पीछे आगे बढ़ गया। चू यू ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढांक लिया और अपना सिर चुपचाप दूर कर दिया, लेकिन चुपचाप चू शेंग की चेहरे की अभिव्यक्ति पर एक झलक दी। चू शेंग का चेहरा बहनोई कहा जाने पर थोड़ा विकृत था। अदृश्य गन पाउडर के धुएं ने शॉट से हवा को भर दिया, जिसे अभी निकाल दिया गया था, और एक वारहॉर्न चुपचाप चारों ओर गूंजता था। तीसरे शिदी ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली, क्योंकि उन्होंने तियान युआन संप्रदाय की युवा पीढ़ी की सबसे शक्तिशाली शिष्य और चू परिवार के जल्द ही होने वाले नेता के बीच लड़ाई को देखने के लिए तैयार किया। चू यू लंबे समय से अवाक था, फिर उसने अपना सिर घुमाया और विषय बदल दिया। अपने होठों को एक अत्यधिक बड़ी मुस्कान में खींचते हुए उन्होंने कहा, आह, आपने हॉल में क्या सुना? चू शेंग झुक गया और चू यू को गले लगा लिया, ये दिखावा करते हुए कि उसने कुछ भी नहीं सुना है। जीशी ने कहा था। चू शेंग ने कहा, यह पता लगाने के बाद कि राक्षसी कल्टीवेटर्स ने अपना शिविर छोड़ दिया, कई बुजुर्गों ने जिन्हें के लिए सभी तरह से चले गए और पाया कि राक्षसी कल्टीवेटर वास्तव में सभी चले गए हैं। वे अभी भी थोड़े चिंतित थे, इसलिए उन्होंने धर्मी पथ के कल्टीवेटरों को अभी तक छोड़ने की हिम्मत नहीं की। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा था, राक्षसी कल्टीवेटर ने धर्मी पथ काश्तकारियों के साथ युद्ध छेड़ने के कई वर्षों के बाद एक शब्द के बिना छोड़ दिया। ये केवल काश्तकारों को जिन्हें की अग्रिम पंक्तियों की रखवाली करने में और भी अधिक सतर्क बना देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि राक्षसी कल्टीवेटर उग गए थे, इसलिए वे धर्मी पथ के कल्टीवेटर्स पर एक चाल खेलना चाहते थे? इसके बारे में सोचना फलहीन था और केवल उसे सिरदर्द दिया, इसलिए चू यू ने विचारों की इस ट्रेन को छोड़ दिया। वैसे भी अब उसे क्या करना था? यू को की अपनी यात्रा की तैयारी करना था। जब वह फिर से विसेन से मिला तो उसे उसके बारे में पूछने में सक्षम होना चाहिए। एक भयंकर रूप के साथ चू शेंग ने जीशी को दूर कर दिया। फिर जीशी के खिलाफ चौकी के साथ समय बिताने के लिए चू यू के साथ निजी तौर पर समय बिताने के लिए चू यू अगले कुछ दिनों के लिए चू शेंग के साथ सोया। अंत में अलगाव के क्षण में चू शेंग अभी भी बहुत अनिच्छुक था। किंगतू के बाहर ये हजारों मील के लिए एक बंजर रेगिस्तान था। अब बर्फ दृश्यों के विशाल विस्तार को कवर कर रही थी, जहां तक आंख देख सकती थी। बर्फ अभी भी भारी पड़ रही थी। चू शेंग ने चू यू को हल्की छतरी सौंपी, जिसे उसने उसके लिए अनुकूलित किया और उसके छोटे सिर को हिला दिया, अपना अच्छा ख्याल रखो। चू यू ने सिर हिलाया। सावधान रहें, राक्षसी काश्तकारियों से सावधान रहें। चू यू ने सिर हिलाया। आसानी से अजनबियों पर भरोसा न करें। चू यू ने सिर हिलाया। एक महत्वपूर्ण क्षण में अपनी ऊर्जा के साथ कंजूस मत बनो, मैंने आपके भंडारण की अंगूठी में स्वर्गीय गड़गड़ाहट के अंडे डाल दिए हैं। चू शेंग ने एक के बाद एक आदेश दिया, जिससे चू यू को बार बार सिर हिलाकर चक्कर आ रहा था। चू यू ने उसे आगे बोलने से रोक दिया। मुझे पता है बड़े भाई, आपको चू परिवार की निकासी की अध्यक्षता करनी होगी, इसलिए जल्दी से जाओ। चू शेंग ने चुपचाप शीशी को देखा। उन्होंने जीशी में सिर हिलाया और अंत में चू यू को नीचे रखा। एक छोटे से विराम के बाद वह अपनी तलवार के साथ शिविर की ओर वापस उड़ गया। लू किंगन नहीं आया था, इसलिए केवल एक ही बचा था, तीसरा शिदी, जो बर्फ में कांप रहा था। उस बड़े भाई को भेजने के बाद कि उसका एक तनावपूर्ण रिश्ता था। जीशी ने चू यू उठाया और राहत की सांस के साथ उसके चेहरे को चूमा। चू यू ने अनिच्छा से अपना चेहरा दूर धकेल दिया। क्या तारानकन 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 तारानकन। उसका शरीर छोटा था, इसलिए हर कोई जिसने उसे देखा था वह उसे उठाकर गले लगाना चाहता था। उसे यह मत बताओ कि उसके जीवन की इस अवधि के दौरान क्या उसके पैर कभी भी जमीन को नहीं छुएंगे। तीसरी शिदी को देखने के लिए अपना सिर मुड़ते हुए चू यू ने झपकी ली और पूछा, तीसरी शिदी, क्या कुछ ऐसा है जो आप कहना चाहते हैं? तीसरी शिदी ने झिझकते हुए फिर कागज तावीज का एक बड़ा ढेर निकाला और उन्हें चू यू को सौंप दिया। उन्होंने एक छोटी सी आवाज में कहा, मुझे पता है कि दाशिक को जादू की वस्तुओं के लिए कमी नहीं है, लेकिन आप जो यात्रा कर रहे हैं वह लंबी और खतरनाक होगी। शिदी ने हाल ही में एक सफलता बनाई है और इन तावीज को इन पिछले कुछ दिनों में आकर्षित किया है। उद्धरण चिन्ह। चू यू हैरान था, ये देखते हुए कि तीसरी शिदी थकी हुई और नींद में लग रही थी, लेकिन फिर भी उत्सुक और अच्छी आत्माओं में वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन थोड़ा स्थानांतरित महसूस कर रही थी। वह तावीज के लिए पहुंचा, मुस्कुराया और सिर हिलाया। धन्यवाद तीसरा शिदी। तीसरी शिदी ने शर्मीली कहा, दाशिक कृपया। चू यू, क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे तुम पालतू चलो। तीसरी शिदी की आंखें उम्मीदों से भरी हुई थीं। चू यू, जीशी की ठंडी आंखों ने उस पर खंजर डाला। स्क्रैम। उन्होंने डुआनजू पर जाने और उड़ने से पहले चू यू पर अपनी पकड़ कस दी। चू यू गूंगा था। उन्होंने तीसरी शिदी में वापस लहराया और फिर जीशी की छाती को पोक किया। आप हमेशा तीसरी शिदी के प्रति इतना बुरा रवैया क्यों करते हैं? जीजी एक पल के लिए चुप था। जब उन्होंने बोला तो उनकी आवाज कुछ हद तक मफल हो गई। शीजोंग हमेशा तीसरी शिदी को देख रहा है। वह बहुत प्यारा और निष्पक्ष चमड़ी है, शायद शीजोंग। चू यू ने कहा, यदि आप एक और शब्द कहते हैं तो मैं तीसरे शिदी में वापस जाने के लिए वापस जाऊंगा। पूरे दिन बच्चा क्या सोच रहा है? उसका दिमाग वास्तव में उसकी और तीसरी शिदी की अजीब कल्पनाओं की कल्पना करके भरा गया था। मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन वह पहले से ही मेरे बारे में चिंतित था। 3 एक समय के लिए अवाक
चू को एहसास हुआ कि जीशी कई दुर्घटनाओं के कारण असुरक्षित था जो पहले से ही उसे परेशान कर चुका था। अपने हाथों तक पहुंचते हुए चू ने धीरे से जीशी के चेहरे को रगड़ दिया, उसे ईमानदारी से घूरते हुए। आपका चेहरा ठंडा है, क्या आप नाराज हैं? जीशी ने गंभीरता से कहा और बोलने से इनकार कर दिया। चू ने कहा, मैं सब तुम्हारा हूँ, लेकिन आप अभी भी इन सभी मूर्खतापूर्ण चीजों के बारे में चिंता करते हैं। यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं जब मैं दूसरों को देखता हूँ, तो मैं किसी और को नहीं देखता। मैं केवल आपको देखूंगा, ठीक है? जीशी मुस्कुराया और कुछ समय के लिए चू को देखा। वह थोड़ा उदास लग रहा था। चू असहाय था। यह क्या है? जीशी ने कहा, अभी मैं वास्तव में शीजोंग को चूमना चाहता हूँ। चू को पता था कि जीशी अपनी वर्तमान उपस्थिति के कारण उदास था और इसलिए जीशी का आनंद लेने वाले चुंबन के प्रकार में भाग लेने में असमर्थ था। चू का दिल मुंह हंसी से भर गया था क्योंकि उसके दिमाग में एक बुराई का विचार बढ़ता था। उन्होंने अपने होठों को पकड़ा और अपना सिर ऊपर झुका लिया। मैं आपको एक चुंबन दूंगा। जीशी। अध्याय 55 आग के साथ मत खिलो। किंग तू क्यूओ से बहुत दूर था। जिन नदी को पार करने के बाद भी उन्हें अभी भी जंगल को पार करना पड़ा। जीशी चू के बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा मिल गया, इसलिए उन्हें हर 2 दिनों में आराम करने के लिए जगह मिली। रास्ते में जीशी ने अपने दिल की सामग्री के लिए थोड़ा चू को चुटकी और सहलाया। चू ने उन सभी कई स्वतंत्रताओं पर गहराई से पछतावा किया जो उन्होंने लिया था जब नायक एक छोटा था। एक अभेद्य चेहरे के साथ उन्होंने नायक को अपने साथ खेलने की अनुमति दी, जितना वह चाहती थी। वैसे भी हर गुजरते दिन के साथ इस बच्चे को अपने वर्तमान बचपन की उपस्थिति के लिए उपयोग किया जाएगा, इसलिए यह अंततः अपनी नवीनता खो देगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब जीशी ने देखा कि चू विरोध नहीं कर रहा था, तो जीशी और भी अधिक उत्साहित हो गया और खुद को अधिक से अधिक आनंद लेना शुरू कर दिया। चू इस प्रकार अपने ही पेटार द्वारा फहराया गया था। हालांकि वह आक्रोश था, वह विरोध करने के लिए शक्तिहीन था, इसलिए उसने बस इस उपचार के लिए खुद को इस्तीफा दे दिया और इसे अनदेखा करने के लिए आगे बढ़ा। जीशी ने फिर उसे उठा लिया और उसे छेड़ने के लिए जारी रखा, एक प्रतिक्रिया प्राप्त करने की कोशिश की। उनमें से प्रत्येक ने अपने अंतिम कौशल का उपयोग किया और एक परिणाम के रूप में प्रत्येक को वहन करना पड़ा जो उन्होंने बोया था। चू का चेहरा तब तक रगड़ा गया और जब तक कि यह सूझ नहीं गया और जीशी की आंखें लाल हो गईं। अंत में जीशी खो गया। चू संतुष्ट था। यदि वह परिणामों के बारे में सोचने से परहेज करता है, तो नायक को इतना अपवित्र करते हुए देखना मजेदार था। यूक्यूओ में पहुंचने से पहले आधा महीना बीत चुका था। एक बर्फ का तूफान बढ़ रहा था। बर्फ और ओलों ने रेत और कंकड़ जैसे उनके चेहरे के खिलाफ लपेट लिया। हवा के विलाप ने हवा भर दी और दृष्टि में कोई नहीं था। यद्यपि राक्षसी कल्टीवेटर्स ने यूक्यूओ में एक शीर्ष गुणवत्ता वाले लिंगशी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ पारभासी क्रिस्टल फसे की खोज की थी, ऐसे बहुत से लोग थे जो इसका उपयोग करना चाहते थे और पर्याप्त क्रिस्टल नहीं थे, इसलिए उन सभी को संतुष्ट करना असंभव था। अंत में संसाधनों का वितरण असमान था। इस प्रकार जब एक शीर्ष गुणवत्ता वाले लिंगी नस की खुदाई की गई तो एक महान युद्ध छिड़ गया। अपने अंतिम मरने वाली सांस के साथ उन्होंने अपने सभी मानव और भौतिक संसाधनों का उपयोग एक बड़े सरनी बनाने के लिए किया जो लिंगी शिरा के पास सभी आध्यात्मिक ऊर्जा में बंद था। उस बड़े सरनी में संलग्न भूमि को लिंगजिंग कहा जाता था। लिंगजिंग के बाहर एक विशाल उजाड़ जंगल था। यूक्यूओ के धूमिल बाहरी इलाके में यात्रा करने के कुछ दिनों के बाद वे आखिरकार एक शहर में पहुंच गए। खैर, यह एक शहर की तरह लग रहा था, लेकिन पहली नजर में यह निर्जन दिखाई दिया। शहर की दीवारें खंडहर में थीं, द्वार क्षय हो रहे थे और शहर का चिन्ह धुंधला और पढ़ने में कठिन था। चू ने लंबे समय तक धुंधली सुलेख को देखा, इसे पढ़ने के लिए सफलता के बिना कोशिश की, लेकिन अंत में उसे हार माननी पड़ी। कठोर वातावरण और इस तथ्य के बावजूद कि यह राक्षसी काश्तकारों का गढ़ था, इस स्थान पर अभी भी नश्वर थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या ये सिर्फ नए लोगों के रूप में उनकी किस्मत थी या क्या यह उन नश्वर निवासियों के लिए बुरी किस्मत थी। चू ने शहर में प्रवेश करते ही चारों ओर देखा। अंदर के रूप में अंदर की तरह ही जीर्ण था। ये धर्मी पथ कल्टिवेटर्स के क्षेत्रों में शहरों और कस्बों की तुलना नहीं कर सकता है जो सभी बहुत समृद्ध थे। यहाँ केवल उजाड़ और चुप्पी थी। जिन कुछ लोगों को उन्होंने देखा था वे कोई शोर नहीं करते थे। ये राक्षसी काश्तकारों के नियंत्रण के तहत एक बंजर भूमि थी और उन्हें डर था कि कुछ नश्वर निवासी बस पर्याप्त नहीं थे। फिर भी ये नश्वर सभी आम लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक हिंसक लग रहे थे। चू जो ऐसी जगह पर नहीं थे जो इस तरह के शातिर अंडरकिंट्रंस और असामाजिक व्यवहार से भरे हुए थे, जीशी के करीब झुक गए थे। अनजाने में जीशी की आस्तीन को हथियाना। चू ने फुसफुसाया, जल्दी करो और किसी से दिशाओं के लिए पूछो। जब जीशी ने अपना सिर नीचे कर दिया, जब उन्होंने उस बच्चे पर मौजूद नर्वस अभिव्यक्ति को देखा जो गुलाबी गाल के साथ सफेद जेड जैसा चेहरा था, तो एक गर्म धारा उसके दिल में बहती हुई लग रही थी। इस नर्म निविदा भावना ने उसे बाहर पहुंचा दिया और धीरे से चू के छोटे चेहरे को चुटकी ली। जीशी ने सिर हिलाया। चू ने अपनी आंखें घुमाई क्योंकि उसने जीशी की बात सुनी थी। शिक्सियन, क्या तुम वास्तव में नहीं चाहते कि शिदी आपको उसकी बाहों में ले जाए? 3
चू यू सूंघा। जीशी ने पछतावा किया और लापरवाही से किसी को दिशा निर्देश मांगने के लिए चारों ओर देखा। उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से पूछा, एक अवर्णीय अंधेरी हवा और एक सुन्न अभिव्यक्ति के साथ। उसने शीशी को ठंड से देखा, फिर प्यारी छोटी मछली पर। उसकी आवाज कर्कश और कम थी, आप बाहरी हैं। जीशी ने चू यू को अपनी बाहों में ले लिया और सिर हिलाया। आदमी का चेहरा अभी भी अभिव्यक्ति रहित था क्योंकि वह सावधानी से जीशी को देख रहा था। आपके कपड़े उन कपड़ों की तरह नहीं है जो युवकों के लोग पहनते हैं। वह रुक गया, फिर कुछ सोचने लगा। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अचानक एक झटके में बदल गई। आप एक धर्मी कल्टीवेटर हैं। चू यू को अपनी आवाज के अजीब स्वर के बारे में उत्सुकता से पता था, जो लग रहा था कि वह बेहद नाराज था। उस वाक्य को सुनने वाले लोगों को देखने के लिए अपना सिर मुड़ते हुए चू यू को अचानक असहज महसूस हुआ। जीजी ने फिर से रुककर सिर हिलाया, लेकिन उसका हाथ चुपचाप डुअनसू के झुंड की ओर बढ़ गया। चू यू ने स्थिति को देखा और जल्दी से जीशी का हाथ पकड़ लिया। हालांकि इस शहर में माहौल बहुत अजीब था और आदमी की आवाज का स्वर बहुत अच्छा नहीं था, ये देखना आसान था कि ये सभी लोग बिना किसी आत्मा की जड़ों के सिर्फ नश्वर थे। यदि जीशी बहुत उत्तेजित हो गया तो उसकी तलवार का एक स्वीप शहर को बिना किसी जीवित प्राणी के छोड़ने के लिए पर्याप्त होगा। एक धर्मी पथ का कल्टीवेटर अपने सिर के साथ आदमी को कम लटका दिया। अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया और मुड़ गया और वह गर्जना कर गया, एक धर्मी पथ का कल्टीवेटर, बस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिंगलिंग के सभी कल्टीवेटर पहले ही छोड़ चुके हैं। क्या आप अभी भी उन्हें लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक और झटका देना चाहते हैं? आप स्पष्ट रूप से हमें हमारी मौत के लिए ड्राइव करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह क्या स्थिति क्या है? चू यू उलझन में लग रहा था। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह कह रहा था कि ये धर्मी खेती करने वाले थे जिन्होंने युद्ध शुरू किया था। हालांकि अन्य लोगों ने उसे इसे खत्म करने के लिए समय नहीं दिया। जब उनके आसपास के लोग जो क्या करना है इस पर हिचकिचाहट कर रहे थे, उस आदमी की दहाड़ को सुना, वे अचानक झुंड शीशी और चू यू के पास चले गए। उनके चेहरे घृणा और रसोई के चाकू से घिरे हुए थे। उन्होंने नश्वर और काश्तकारों की ताकत के बीच अंतर की पूरी अवहेलना के साथ हमला किया। स्क्रैम, धर्मी काश्तकार, तारांकन इस बंद, चले जाओ। सभी चिल्लाहट और हंगामे के बीच जीशी की भौहें एक फ्राउन में एक साथ सख्त हो गईं। उन्होंने जल्दी से चू यू उठाया और जमीन से अचानक उठे। चू यू ने जीशी की गर्दन को गले लगाया और उन लोगों की ओर देखा जो अभी भी गुस्से में थे और धर्मी कल्टीवेटर पर कोसते थे। वह कुछ हद तक अवाक था। यदि किसी को युद्ध के बारे में पता नहीं था तो वे सोच सकते हैं, इस व्यापक आक्रोश और असंतोष के आधार पर, कि धर्मी काश्तकारियों ने कुछ ऐसा किया था जो आकाश और मानवीय नैतिकता के लिए इस हद तक आक्रामक था कि अब उनके लिए एक ही आकाश के नीचे रहना असंभव था। लेकिन यह मामला नहीं हो सकता है। आमतौर पर नश्वर धर्मी खेती के प्रति अधिक अनुकूल होते हैं और राक्षसी काश्तकारियों के प्रति शत्रुतापूर्ण होते हैं। यूं कि वो में स्थिति क्यों उलट दी गई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग जो राक्षसी काश्तकारियों के नियंत्रण में थे का ब्रेन वॉश किया गया था? शायद उनके लिए पुण्य बुराई था और उपाध्यक्ष अच्छा था। चू यू इस अप्रत्याशित स्थिति से हैरान था। जीशी के साथ कुछ परामर्श के बाद चू यू ने फैसला किया कि वे सीधे यूक्यूओ के दिल में उड़ जाएंगे। जिंगलिंग यूक्यूओ में था और हालांकि वे इस जगह से परिचित नहीं थे, चू यू ने नहीं सोचा था कि वे आधे महीने और 10 दिनों तक खोज करने के बाद इसे खोजने में असमर्थ होंगे। लेकिन अब जब उसने साधारण नश्वर के एक समूह के सामने अपना चेहरा दिखाया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह खबर फैली होगी कि 2 धर्मी कल्टीवेटर जिंगलिंग के स्थान के बारे में पूछ रहे थे। यह अत्यधिक संभावना थी कि अब उनके लिए प्रवेश करने के लिए राक्षसी कल्टीवेटर होंगे। चू यू को सिरदर्द हो गया और उसने आहें भरी। जब उन्होंने मुलाकात की तो जीशी को वेईसियन को हराने का फैसला किया। अगर वेईसियन ने उस पर ऐसी कोई चाल नहीं खेली होती तो उसे यहाँ पूरी स्थिति के बारे में चिंता नहीं करनी होती और वह जियाओजिया में चू परिवार की भूमि में रह सकती थी। हालांकि इसके बारे में सोचना बेकार था। अब सबसे जरूरी मामला जिंगलिंग को ढूंढना और मेईयिंग घाटी में अपने अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए था। सोल कॉलिंग घंटी के साथ मेईयिंग घाटी के स्वामी को जगाना जब अभिशाप को दूर करने के अपने असली लक्ष्य की तुलना में उनके लिए महत्वहीन था। उस उदास शहर को छोड़ने के बाद उन्होंने अगले कुछ दिनों में विशाल बर्फीले खेतों और धूमिल और बेजान पहाड़ों पर यात्रा की। यूं कि वो बंजर था और आध्यात्मिक ऊर्जा में कमी थी कि इसकी जलवायु जिने की तुलना में बहुत खराब थी। वे जितने गहरे गए, बर्फबारी के कारण बर्फबारी हो गई। तापमान बहुत ठंडा हो गया था भी। चू यू ने अपनी तलवार पर जोर से उड़ान भरी। जीशी एक अच्छे मूड में था क्योंकि वह चू यू के साथ उड़ान भरी आराध्य तमाशा देख रही थी। जब भी जीशी ने उसे अपनी बाहों में ले जाने के लिए चू यू को हथियाने की कोशिश की तो चू यू ने अपने एक तावीज का उपयोग जीशी को जलाने के लिए किया। इस प्रकार जीशी के पास चू यू को सावधानीपूर्वक गार्ड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि वह आसानी से बर्फ की तूफान से बह सकता है। 2 दिनों के बाद चू यू थोड़ा अभिभूत था। उनकी खेती वर्तमान में अभिशाप के कारण दबा दी गई थी, इसलिए वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को ठीक से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। यदि वह अपनी उड़ने वाली तलवार पर होता तो उसके लिए बाधा से गुजरना मुश्किल होता।
यहाँ तक कि अगर वह जिंगलिंग के लिए बाधा से गुजरने में सक्षम था तो उसकी उड़ान अस्थिर हो जाएगी। जीशी ने चू यू को मनाने की कोशिश करने के लिए तर्क की इस पंक्ति का इस्तेमाल किया। इसमें एक लंबा समय लगा, लेकिन चू यू अपने छोटे से चेहरे पर एक गंभीर नज़र के साथ अंततः बहुत ही असंतुष्ट गुनगुनाने के बाद जीशी की बाहों में उड़ गया। चू यू तब तक चीखते रहे जब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उनके शरीर में कुछ गलत था। शेन नियान ने कहा था कि ये कुछ भी नहीं है, बस एक उपद्रव है। लेकिन इस वाक्य का वास्तव में क्या मतलब है? सिर्फ एक उपद्रव क्या है? चू यू बनने के लगभग 1 महीने बाद वह आखिरकार समझ गया कि उपद्रव क्या था। क्योंकि वह एक बच्चा बन गया था, उसके पास लगभग कोई भी नहीं था, जो एक कल्टीवेटर की काया की ताकत नहीं था। बर्फ के तूफान के बीच में होने के 2 दिनों के बाद चू यू ठंडा था। उनके चौराहे के भंडारण बैग में बहुत सारे आइटम थे जो आंतरिक और बाहरी चोटों को ठीक कर सकते थे। यहाँ तक कि ऐसे आइटम भी थे जो एक दिन उनके जीवन को बचा सकते थे। दुर्भाग्य से जब चू शेंग ने इन सभी वस्तुओं को उसके लिए तैयार किया तो उसे उम्मीद नहीं थी कि चू यू ठंड से इतना प्रभावित होगा। चू यू ने अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर चारों ओर से रगड़ लिया, लेकिन वह जो कुछ भी कर सकता था वह अनियंत्रित रूप से चीख रहा था। उसका चेहरा लाल और उसकी आंखें आंसू के साथ स्ट्रीमिंग कर रही थीं। इस प्रकार की मामूली असुविधा से पीड़ित होने के बाद से कई साल हो गए हैं। यह अचानक पीड़ित होने का एक भयानक समय था। दोषी भावनाओं और दिल के दर्द से भरे जीशी ने जल्दबाजी में शिविर में एक जमीन का एक टुकड़ा पाया। उसने फिर एक तंबू डाल दिया और कपों की परतों को बाहर निकाला जो चू शेंग ने तैयार किया था और उन्हें चू यू को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया था। वह काफी नहीं जानता था कि क्या करना है। कल्टीवेटर नश्वर चिंताओं, अलग थलग और रिमोट से ऊपर खड़े हैं। वे शायद ही जानते हैं कि हाइपोथर्मिया क्या है, इस प्रकार वे शायद ही इसे कम करने के लिए किसी भी तरह से जानते हों। चू यू को सांस लेते हुए देखकर, लेकिन यह नहीं जानते कि उसकी मदद कैसे करें, जीशी ने अपने होंठ को चाटा और चू यू को अपनी बाहों में बंद कर दिया। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी। वह शक्तिहीनता की इस भावना से नफरत करता था। चू यू एक टकटकी में था क्योंकि उसने महसूस किया कि जलती हुई ठंड उसके शरीर पर आक्रमण करती है। वह जीशी के चेहरे को आराम के इशारे के रूप में छूने के लिए पहुंचा। सभी ने अपने दिल में भी सेन को कोसते हुए चू यू के बुखार के शरीर के तापमान को महसूस करते हुए जीशी ने अपने पैरों पर उठने से पहले लंबे समय तक अनिर्दिष्ट किया, शी जोंग, मुझे कुछ दवा मिलेगी। चू यू ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और स्पष्ट रूप से बात करने से पहले थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दिया। मेरी तरफ से रहो, मत छोड़ो। जीशी सदमे में कड़ी हो गई। चुपचाप चू यू के फ्लश किए गए चेहरे को सहलाते हुए वह वापस बैठ गया। दरअसल कोई गंभीर समस्या नहीं होनी चाहिए। एक कल्टीवेटर के लिए भले ही उसकी स्थिति वर्तमान में सबसे अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन वह ठंड से मर नहीं जाएगा। हालांकि उसके लिए दुख से बचने के लिए कठिन होगा। चू यू जीशी की बाहों में बस गया और सो गया, फिर भी एक टकटकी में। जीशी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को स्थानांतरित करने के लिए शुरू करने के लिए अपनी कलाई को ले लिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान किया। हवा के बाहर सीटी बज गई। स्नोफ्लेक्स इतनी तेजी से घूमते हुए कि तंबू में दुर्घटनाग्रस्त होने की आवाज स्पष्ट रूप से श्रव्य थी। चू यू अचानक गर्मी की अनुभूति से जाग गया था। जीशी के मोटे भारी कपड़े चू यू को नीचे कर रहे थे। उनमें से कई उस पर स्तरित थे कि वह काफी असहज महसूस कर रहा था। इसके अलावा चू यू के अपने कपड़े बहुत तंग लग रहे थे। अपने सिर को बगल में मुड़ते हुए उन्होंने देखा कि उनकी कलाई को जीशी के हाथ से कसकर पकड़ लिया गया था। वह महसूस कर सकता था कि आध्यात्मिक ऊर्जा उसे स्थानांतरित कर रही है। चू यू के सुंदर चेहरे को देखने के लिए चू यू ने कहा। जीशी की आंखें बंद थीं। चू यू बेहद असहज था और इसलिए वह चला गया। जीशी तुरंत जाग गया। उसने अपनी आंखें खोली और चू यू को देखा। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। चू यू यह नहीं बता सकता था कि क्या जीशी अधिक हैरान या खुश था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जीशी की आंखों में जलती हुई इच्छा को देख सकता था। चू यू की भौहें चिकोटी चली गईं और उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उन्हें जीशी के चुंबन से कम रोक दिया गया। चू यू को गाद से पकड़ा गया था और जब वह अचानक चूमा गया था तो समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उसके शरीर को कवर करने वाले कपड़े उठा लिए गए और जीशी ने चू यू को नीचे धकेल दिया, जिससे उसके पैरों को अलग हो गया। चू यू के पैरों के बीच रगड़ते हुए जीशी का हाथ नीचे की ओर भटक गया। अपने सिर को कम करते हुए जीशी ने चू यू की गर्दन को चूमा, फिर एक छोटे जानवर की तरह नीचे अपना रास्ता निबड़ा। चू यू का सिर घूम रहा था, लेकिन जब उसने अपने बागे की आवाज को फाड़ दिया और महसूस किया कि उसके शरीर को ठंड के संपर्क में आने की आवाज सुनाई दी, चू यू ने ठंडी हवा में सांस ली और फिर जीशी को दूर धकेल दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, जीशी, क्या आप पागल हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे प्यासी शी, जब वह इस तरह दिखता था तो वह चू यू पर कैसे हाथ रख सकता था। जीशी भारी पेंटिंग कर रहा था। उसके शरीर को चू यू के शरीर पर दबाते हुए उसने अपनी बाहों को चू यू की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया और अपना सिर उठाया। उनकी नाक ने छुआ, उनके होंठ एक दूसरे के खिलाफ रगड़ गए और जीशी ने अपना मुंह खोला। शी जोंग, शिदी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा है। चू यू हैरान था। आप कह रहे हैं
बात करने से पहले चूयू चुप था। क्या हुआ? उसकी आवाज, ये नर्म और कोमल बच्चे की आवाज नहीं है। क्या उसका शरीर ठीक हो गया है? क्या ठंड ने राक्षसी अभिशाप को तोड़ दिया था? चूयू तब भी चक्कर आ रहा था जब उसके होठों को झीशी द्वारा हटा दिया गया था। वे लंबे समय तक अंतरंग नहीं थे और झीशी स्पष्ट रूप से वापस पकड़कर थक गए थे। चूयू की जीभ के चारों ओर अपनी जीभ को लपेटते हुए झीशी ने उसे जमकर और भावुक रूप से चूमा, जैसे कि वह चूयू को खा जाना चाहता था। एक लंबे और तीव्र चुंबन के बाद चूयू को सांस के लिए हौंसला छोड़ दिया गया था। उसकी आंखें उज्ज्वल थीं, उसके होंठ लाल और चमकदार थे और उसका चेहरा एक उज्ज्वल लाल हो गया था। वह परमानंद या दर्द में कराह रहा था। झीशी की आंखें और भी गर्म हो गईं। चूयू की ज़ेड वाइट बॉडी को देखते हुए उन्होंने खुद को ऊपर उठाया। झीशी जीभ बाहर निकली और उसने चूयू की छाती पर लाल फलों में से एक को चाट लिया। शिक्सिन, मैंने सुना है कि पसीना एक ठंड को ठीक कर सकता है। चलो पसीना आ सकते हैं। चूयू सांस धीरे धीरे धीमा हो गया। उसने झीशी की ओर देखा, अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटा और उसे चूमा। लेकिन इससे पहले कि झीशी उसे वापस चूम पाता, चूयू अचानक गर्म महसूस हुआ और वापस नीचे गिर गया। झीशी अचानक हैरान दिख रहा था। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति से लगता है कि वह किसी को मारना चाहता था। चूयू ने अनुमान लगाया कि उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति से क्या हुआ था। चुप्पी के एक पल के बाद वह मुस्कुराया। शिदी, शांत हो जाओ। चूयू की आवाज वापस कोमल और बचकाना साउंडिंग करने के लिए थी। निश्चित रूप से वह वापस बदल गया है। अध्याय 56 क्यूई विचलन। झीशी के होंठ पतले हो गए और वह चूयू पर डालने के लिए एक बागे की तलाश में झपट्टा मार दिया। उनकी लंबी पलकें एक तितली की तरह चली गईं, जिन्हें खाने के लिए कोई पराग नहीं मिला। वह बेहद अन्याय कर रहा था। चूयू ने अपना हाथ बाहर निकाला और कुछ कपड़े डालने के लिए अपना पैर उठा लिया। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुस्कुराता है और पैर झीशी। यह झीशी के लिए कठिन रहा होगा। जाहिर है, अब उनके लिए वर्कआउट करना और एक साथ पसीना बहाना असंभव था। चूयू ने अपने मंदिरों को रगड़ दिया। आखिरकार उस हंगामा के बाद उसकी ठंड बेहतर लग रही थी। वह अब स्वतंत्र रूप से सांस ले सकता है और उसे अब इतना चक्कर नहीं आया। हालांकि झीशी का सामना करना पड़ा, ये चूयू के लिए एक अच्छी बात थी। चूयू ने झपकी ली। शिदी, मैं ठीक हो रहा हूँ। झीशी उसके सामने छोटे व्यक्ति को घूरता रहा। पहली बार वह वास्तव में चूयू की उपस्थिति से नाराज था। उन्होंने अपना चेहरा रोका और चुटकी ली। आप केवल ठीक हो गए हैं। यह अभी भी बाहर बर्फबारी है। शिक्सियन को थोड़ी देर सोना चाहिए। इसका कोई उपयोग उदास नहीं है। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वे ऐसा नहीं कर सकते। चूयू ने वापस झुककर जवाब दिया और झीशी की गर्दन पर अपना सिर आराम किया। जब वह शांत हो गया तो उसने सोचा कि अभी क्या हुआ था। उसका शरीर वापस उसकी मूल उपस्थिति में बदल गया, न कि ठंड के कारण बल्कि इसलिए कि झीशी उसे आध्यात्मिक ऊर्जा भेज रहा था। जब उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गई तो वह वापस बदल गया। उसी तरह उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का सेवन करने के बाद वह अचानक अपने छोटे रूप में वापस बदल गया। झीशी ने भी इस बारे में सोचा और उस छोटे से शरीर को अपनी बाहों में पकड़े हुए चमकती आंखों से कहा, शिक्सियन, मैं आपको कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा दूंगा। चूयू ने सख्ती से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि वह चाहता था कि झीशी ने संयम का अभ्यास किया हो। वास्तव में जिस व्यक्ति को आखिरी बार झीशी को सबसे ज्यादा झेलने के लिए मजबूर किया गया था वह चूयू था, लेकिन झीशी वर्तमान में कोर गठन के देर से चरण में था और किसी भी समय नवजात आत्मा मंच पर आगे बढ़ सकता था। ऐसा होने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार झीशी को यथासंभव पूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा के शिखर चरण में रहना चाहिए। इस समय चूयू को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा देने के लिए केवल प्रयास का एक बड़ा प्रयास करना इस समय लागत प्रभावी नहीं था। झीशी ने फिर से आहें भरी, अपना सिर नीचे कर दिया, चूयू का चेहरा उठा लिया और उसके माथे पर एक कोमल चुंबन गिरा दिया। नींद। लिंगजिंग एक मजबूत जादुई बाधा के पीछे छिपा हुआ था। साधारण नश्वर लोग जानते हैं कि यह मौजूद है और इसका सामान्य स्थान है, लेकिन केवल काश्तकार केवल आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते हैं जो उन्हें प्रवेश करने का अवसर दे सकते हैं। राक्षसी कल्टीवेटर के शिविर में प्रवेश करने पर चूयू की पहली प्रतिक्रिया थी, ये बहुत तारांकन आईएनजी शुभ और शांतिपूर्ण है। लिंगजिंग एक ऐसे क्षेत्र के बराबर था जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा था। सद्भाव में एक साथ रहने वाले लोग निम्न स्तरीय कल्टीवेटर और बिना किसी आध्यात्मिक जड़ों वाले लोग थे। यह उजाड़ क्षेत्र से पूरी तरह से अलग था जहां वे शत्रुता के साथ मिले थे। इसके बजाय ये जगह बहुत अधिक जीवंत थी। चूयू ने उसके दिल में आहें भरी। ऊपर देखते हुए उन्होंने दो राक्षसी काश्तकारों को उसके सामने बहुत तेजी से उड़ते हुए देखा। वे लगभग एक साथ गिर गए। ... निश्चित रूप से खेती की दुनिया को फ्लाइंग स्वॉर्ड एयर ट्रैफिक सेफ्टी टिप्स की एक प्रति की आवश्यकता है। तारांकन। चूयू के पास अभी तक शाप देने का समय नहीं था जब उन्होंने दो राक्षसी काश्तकारियों को देखा। उनके चेहरे पर भयंकर भावों के साथ उनकी तलवारें खींची, यहाँ तक कि एक शब्द कहे बिना हम लड़ना शुरू करने जा रहे हैं।
चू यू स्तब्ध था, विस्मय में खो गया। उन्होंने मानसिक रूप से इस जगह की अपनी पिछली छाप को वापस ले लिया। अंत में ये राक्षसी काश्तकारियों का एक स्थान था। उसके शुभ और शांतिपूर्ण वातावरण की धारणा थी कि आकाश में तैरते हुए एक बादल एक क्षणभंगुर छाप थी। पिछले अवसर से अपना सबक सीखने के बाद इस बार चू यू ने निर्देश मांगने का इरादा नहीं किया। वैसे भी वे पहले से ही लिंगजिंग में थे, इसलिए मेई यिन वैली बहुत दूर नहीं हो सकती थी। ये सुखद मूड लंबे समय तक नहीं चला। चू यू ने देखा कि कुछ गलत था। कैसे राक्षसी कल्टीवेटर, जिन्हें चू यू ने सोचा था कि सिर्फ देखने के लिए आ रहा है, वास्तव में उन्हें घेर लिया था और उनकी तलवारें खींची थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें लगा कि केवल एक जीवंत दृश्य देखने के बजाय अपने ओआर को रखना अधिक मजेदार है? यह विचार चू यू के दिमाग से तभी चमक गया था जब ज़ी ने अचानक अपना हाथ उठाया, एक चाकू को रोकते हुए जो उनके पीछे कहीं से फेंक दिया गया था। ज़ी ने 2 उंगलियों के बीच चाकू को पकड़ लिया और उसे तोड़ दिया। चू यू ने ज़ैरीशी की गर्दन पर अपनी पकड़ को कस दिया। ऐसा लगता है कि लिंगजिंग एक जाल है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने हमें कैसे पाया। वे सिर्फ लिंगजिंग में प्रवेश कर चुके थे और स्थानीय स्थलों की प्रशंसा करने के लिए भी समय नहीं था। राक्षसी कल्टीवेटर तुरंत अपनी उपस्थिति को कैसे महसूस करने में सक्षम थे। ज़ी ने एक हाथ में अपनी तलवार और दूसरे पर चू यू को पकड़ लिया। अपने होठों को पछाड़ते हुए उन्होंने राक्षसी कल्टीवेटर्स को देखा जिन्होंने उन्हें हर तरफ घेर लिया था। मैंने सुना है कि डेमोनिक पाथ के डन यू संप्रदाय की एक तकनीक है जो कि कल्टीवेटर को ट्रैक कर सकती है, भले ही वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग न करें। यह एक राक्षसी तकनीक के रूप में माना जाता है। इस तरह की तकनीक बहुत उबाऊ है। ये काफी तुच्छ लग रहा था, लेकिन ये कल्टीवेटर की लड़ाई के दौरान बहुत उपयोगी था। इस ईश्वरीय तकनीक ने मूल रूप से धर्मी पथ कल्टीवेटर के गुप्त एजेंटों को बेकार बना दिया और जासूसी की। चू यू केवल कुछ ही बार युद्ध के मैदान में गए थे, इसलिए उन्हें इसके बारे में पता नहीं था। ज़ी के स्पष्टीकरण को सुनकर चू यू अवाक था। ... लेखक ने किस पक्ष को धोखा देने की क्षमता दी? नायक धर्मी पथ पर है ना? लेकिन ऐसा लगता है कि डन यू संप्रदाय ने उन्हें पकड़ने के लिए अपने शिष्यों को आध्यात्मिक दायरे के चारों ओर बिखेरने के लिए बहुत दर्द उठाया था। पिछले कुछ दिनों में ज़ी की आंतरिक गर्मी का निर्माण किया गया था। उसकी आंखें निकटतम राक्षसी काश्तकारियों के ऊपर ठंडी तरह से बह गईं। उनकी तलवार डुआनसू चमकती थी जैसे कि यह एक लाइव इलेक्ट्रिक सर्किट था और नीचे बह गया। भयंकर और ओवरबियरिंग तलवार की हड़ताल एक उच्च सीटी की आवाज के साथ बाहर निकली। काश्तकारों ने इसे अवरुद्ध करने के लिए अपनी तलवार उठाए लेकिन टूट गए। खून से बाहर निकलते समय लोगों की मौत हो गई। ये देखते हुए कि स्थिति गंभीर थी, कई काश्तकारों ने एक दूसरे को देखा और एक्शन के एक कोर्स पर तय किया। उन्होंने कुछ तावीज पाए और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग दोनों की ओर से उड़ाने के लिए किया। ज़ी के चेहरे पर अभिव्यक्ति नहीं बदली। जादुई वस्तुओं को लेते हुए जो चू यू ने उसे सौंप दिया, ज़ी ने एक को यादृच्छिक रूप से उठाया। धीरे धीरे एक सांस को उड़ाने आध्यात्मिक ऊर्जा ने उन तावीजों को ढक दिया, जिससे वे एक तेज गति से खेती करने वालों की ओर वापस उड़ गए। विस्फोटों की एक श्रृंखला और कई चीखें निकली। शवों को फिर से ढेर कर दिया गया। शैतानी काश्तकारों ने हमेशा धर्मी कल्टीवेटिव की तुलना में विदेशी हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला का पक्ष लिया। वर्तमान दृश्य अब उल्का हथौड़ों, जहर सुइयों, कांस्य ट्रिडेंट्स, टाइगर हेडेड ट्विन हुक तलवारों की गड़बड़ी था और कुछ स्पिरिट बीस्ट साथी भी हाथापाई में शामिल हो गए। हालांकि उनमें से कोई भी उपयोगी नहीं था। जब नायक ने उन्हें मारा तो वे सभी एक हिट में गिर गए। चू यू ने नायक को दुर्व्यवहार के साथ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने सोचा कि ज़ी शांत थी। अपने सिर को ऊपर उठाते हुए उन्होंने ज़ी ने एक चुंबन के साथ पुरस्कृत किया और फिर नीचे देखा और राक्षसी कल्टीवेटरों को मुस्कुराया जो केवल ड्रॉ में मरने के लिए उन पर दौड़ रहे थे। अपना इनाम प्राप्त करने के बाद ज़ी ने कड़ी लड़ाई लड़ी। एक कल्टीवेटर के चेहरे पर कदम रखते हुए वह घेरने से बाहर कूद गया और फिर डुआनसू को मान गए। एक हाथ सील का गठन, एक बेहोश लाल बत्ती उसकी उंगलियों के बीच छिपी हुई थी। किसी भी अतिरिक्त फैंसी आंदोलनों को किए बिना ज़ी ने एक तकनीक को सक्रिय किया। कौन? लाल आग की लिपटों ने तुरंत राक्षसी काश्तकारों को घेर लिया। दूर से चू स्पष्ट रूप से देख सकता था कि आग की लिपटों की विशाल गेंद का आकार था। एक ग्लूटोनस टोटी की तरह लाल लौ सभी राक्षसी काश्तकारियों को निगलने के लिए तैयार थी जैसे कि वे इसके भोजन थे। यदि आपने फिल्म द ग्रेट वॉल 2016 देखी है तो इसमें राक्षस ताउटी हैं। ये पहली बार था जब चू यू ने एक शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करते हुए नायक को देखा था। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन इस बारे में उत्सुक हो सकता है कि उसने परिणाम को देखने के लिए अपनी गर्दन को क्रेन किया, लेकिन ज़ी ने अपनी आंखें ढक दी। ज़ी की आवाज कम और चुंबकीय थी, जब तक कि उसके दिल की धड़कन तब तक चू यू के दिल में गूंजने लगती थी। शी जॉन्ग, वह दृश्य आपके लिए देखने के लिए उपयुक्त नहीं है। चू यू, क्षमा करें, लेकिन मैं वास्तव में एक बच्चा नहीं हूँ। शी ने समझा कि वह शक्तिहीन था और यह कहने से पहले एक पल के लिए चुप था। शिक्सिन एक शुद्ध और बुलंद व्यक्ति है, जैसे कि एक उपन्यास से एक अमर चरित्र, नश्वर दुनिया की धूल से अनसुलझाया। शीजोंग के लिए उपयुक्त नहीं है कि वे तलवारों वाले लोगों को मारे या उन्हें मारा जाए। उद्धरण चिन्ह
जीशी ने अपना सिर नीचे कर दिया और चुयू के चेहरे को प्यार से सहलाया। मैं सहज महसूस करने के लिए शिक्सियन के लिए सहन नहीं कर सकता। 3 चुयू अवाक था। नायक, अंत में आपने क्या गलत समझा है? इससे पहले कि वह अपने चरित्र के बारे में जीशी द्वारा छाप को ठीक करने के लिए अपना गला साफ कर सके, जीशी ने अचानक एक ठंडे स्वर में बात की, वे फिर से आ रहे हैं। शी जोंग, मुझे पकड़ो, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं उन सभी को नहीं मार सकता। चुयू स्तब्ध था। अचानक एक विचार उसके दिमाग में चमक गया क्योंकि उसे कुछ याद आया। उसका चेहरा गंभीर है। उसने चुपचाप कहा, जीशी, एक बार में यहाँ से बाहर निकले। यहाँ तक कि यह जानते हुए कि वे सभी मरने जा रहे थे, राक्षसी कल्टीवेटर्स ने अभी भी उन पर हमला किया। ये शीर्ष 7 राक्षसी पद संप्रदायों से आदेश के कारण होना चाहिए। वे अपना जीवन क्यों फेंक रहे थे? जाहिर है ये चुयू और जीशी में देरी करने के लिए था ताकि एक उच्च स्तरीय काश्तकार आकर उन्हें मार सके। जीशी ने जवाब नहीं दिया। उनके 5 मौलिक हमले जारी रहे, कभी कभी बदलते रहे, और राक्षसी काश्तकारों ने मरना जारी रखा। चुयू की प्रतिक्रिया से पहले कुछ क्षण लगे। वह जीशी की अभिव्यक्ति को देखने के लिए वापस आकर्षित हुआ। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अभेद्य थी, लेकिन उसके मुंह के कोने थोड़े हो गए और उसकी आंखें लाल थीं। ... क्या वह नियंत्रण से बाहर चला गया है? बच्चे को पहले एक क्यूई विचलन था और आमतौर पर बहुत संयमित था। लू किंगन ने खेती करने वालों के बीच युद्ध के दौरान उसे बारीकी से देखा। जब वे एक साथ थे तो किसी भी राक्षसी प्रभाव के कोई संकेत नहीं थे। हालांकि जब चुयू पर मेइयिंग घाटी के कल्टीवेटर द्वारा हमला किया गया था तो जीशी ने लगभग नियंत्रण खो दिया और उसका मूड अस्थिर था। हालांकि हाल ही में जीशी का प्रदर्शन अधिक स्थिर रहा है, ये संभावना थी कि वह अभी भी नियंत्रण खोने की कगार पर था। इसके अलावा जब वे लिंगजिंग जीशी में प्रवेश करते थे तब तक खेती करने वालों के साथ तलवार से टकराया जब तक कि वह रक्त के साथ लाल रंग में रंगे नहीं थे और उन्होंने अनजाने में नियंत्रण खो दिया। स्वीटी, एक क्यूई विचलन अभी सबसे खराब समय है। लापरवाही से किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा को कम करने के लिए, जबकि किसी की भावनाएं अस्थिर थी, काफी खराब थी। लेकिन अगर ऐसा तब हुआ जब एक कल्टीवेटर नवजात आत्मा के चरण को आगे बढ़ाने के कगार पर सही था, तो ये बहुत अच्छी तरह से मतलब हो सकता है कि वह आगे बढ़ने में विफल हो जाएगा। चुयू का दिल लगभग बंद हो गया। उन्होंने जीशी के कॉलर को पकड़ लिया और बड़बड़ाया, जीशी, वेक अप। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह एक बच्चे के रूप में था। उनकी आवाज बहुत कोमल और मीठी थी, पूरी तरह से गंभीरता की कमी थी। उनके शब्द भी थोड़ा मजाकिया लग रहे थे। जीशी का चेहरा खून से सना हुआ था, हालांकि उन्हें याद नहीं था कि यह कब हुआ था। चुयू की आवाज सुनकर उसने अपनी कुछ इंद्रियों को वापस पा लिया और उसे खाली कर दिया। उनकी लाल आंखों ने चुयू की स्पष्ट काली आंखों को प्रतिबिंबित किया और वह एक पल के लिए जागने लगे। उद्धरण चिन्ह ... शी जोंग, चुयू ने उस सांस को छोड़ दिया जिसे उसने पकड़ा था और जीशी के चेहरे से खून को मिटा दिया था। जीशी, अपनी तलवार को दूर रखो, हमें तुरंत यहाँ छोड़ देना चाहिए। प्राप्त करें। जीशी ने कुछ समय के लिए चुयू को देखा, फिर डुअनसू को फेंक दिया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना बंद कर दिया और अचानक चुयू को अपनी बाहों में खींच लिया और जमीन पर गिर गया। क्या तारांकन, मैं यह नहीं कह रहा था कि मैं आपको बिस्तर पर प्राप्त करने जा रहा था। चुयू का मतलब था, अपनी तलवार दूर रखो, जबकि जीशी ने सुना, अपनी खांसी की तलवार खांसी प्राप्त करें। हाल ही में चुयू अपनी पत्नी पर निर्भर एक व्यक्ति की तरह रहा है। हालांकि उसके पास अभी भी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा थी, उसने मुश्किल से इसका इस्तेमाल किया था। उन्होंने जल्दबाजी में डुआनसू को वापस बुलाया और फिर जीशी को जुनशेंग पर बैठने में मदद की। वे जमीन पर खतरनाक स्थिति से बचते हुए जुनशेंग पर उड़ गए। राक्षसी कल्टीवेटर का क्षेत्र दुश्मनों से भरा था, इसलिए शहर को छोड़ना बेहतर है। चुयू ने यात्रा करते ही जीशी ने उसके खिलाफ झुक जाने दिया, अपने होठों को पछाड़ते हुए। जैसा कि उसने जीशी को देखा था, चुयू ने देखा कि जीशी ने आधे सचेत स्थिति में थे। चुयू आंखें डूब गईं और उसका दिल दर्द महसूस हुआ। उस क्षण को याद करते हुए जब वह डुआनसू को बुलाने में सक्षम था, चुयू ने बेहद भाग्यशाली महसूस किया। एक समय था जब उन्होंने चुपके से शीयू की आध्यात्मिक आभा के साथ झाईशी को रंगाई करते हुए 3 महीने के लिए शीशी को अपनी आध्यात्मिक शक्ति दी। यही कारण है कि जीशी जुनशेंग को बुला सकता है। डुआनसू भी एक अमर तलवार थी जो इसके मालिक को पहचानने में सक्षम थी। जीशी को छोड़कर किसी और को इसे बुलाने में सक्षम नहीं होना चाहिए। जब तक कि जीशी ने भी चुपके से चुयू को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं दी। याद करते हुए कि वह कबूतर खंडहरों से लौटने के बाद जीशी के साथ कितनी बार सोया था, चुयू मदद नहीं कर सकता, लेकिन शाप देना चाहता था। बच्चे का दिल इतना अच्छा था कि जब अन्य लोग उसे दयालु दिखाते हैं तो वह उसे 10 गुना चुकाने का प्रयास करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि चुयू की खेती बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। चुयू ने सोचा कि यह इसलिए था क्योंकि वे एक साथ थे, लेकिन ऐसा लगता है कि यह इसलिए था क्योंकि शीशी ने गुप्त रूप से रात में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भेज दी थी, और जीशी का क्यूई विचलन भी चुयू की गलती थी। जीशी ने यह भी प्रशंसा की कि चुयू उसके लिए कितना अच्छा था, चुयू पर अनारक्षित रूप से प्रशंसा।
करता है, यह नहीं सोच रहा था कि उसे किसने नुकसान पहुंचाया था और लगभग एक की हुई विचलन का कारण बनता था। चू यू ने एक गहरी सांस ली, जिससे रोने के अचानक आग्रह का विरोध किया। अपनी आंखों को पोंछते हुए उसने उसके सामने दृश्य देखा और इतना भयभीत था कि वह एक ही बार में रुक गया। अपनी पीठ के पीछे एक हाथ के साथ चू यू ने अपने स्टोरेज रिंग के अंदर सख्त रूमिंग की, ताकि वह किसी आपात स्थिति में उपयोग कर सके। बस अब वह जल्दी से शहर से बाहर निकला था, लेकिन ऐसा लगता है कि बाहर लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव के आधार पर उन्हें नवजात आत्मा मंच का कल्टिवेटर होना चाहिए। दो ग्रे-क्लैड बूढ़े लोगों ने अपनी दाढ़ी को छुआ और दूरी में निष्क्रिय रूप से खड़े हो गए। चू यू को देखकर वे सभी ने सोचा और आश्चर्यचकित हो गए, ये किस परिवार का बच्चा है? यह एक काश्तकार होना चाहिए जिसकी आध्यात्मिक तकनीक का साइड इफेक्ट था। उनकी बातचीत को सुनकर चू यू ने महसूस किया कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी वर्तमान उपस्थिति में येन वैली की गुप्त तकनीक का परिणाम थी। शेन नियान की उनकी प्रशंसा, जो आसानी से सिर्फ एक नज़र के साथ अपने अभिशाप की उत्पत्ति की पहचान कर सकते थे, बहुत बढ़ गए। वह दोनों हाथों से उसकी पीठ के पीछे खड़े थे और चुपचाप इंतजार कर रहे थे। दो छोटे कोर गठन काश्तकारों ने यहाँ प्रवेश करने की हिम्मत की। बाईं ओर बूढ़ा आदमी खपक, चूंकि आपको कुछ साहस लगता है तो अपने नाम की घोषणा करें। पुराना मास्टर पहले किसी का नाम जानने के बिना मानना पसंद नहीं करता है। उद्धरण चिन्ह। दाईं ओर का बूढ़ा आदमी कुछ समय के लिए झीशी के चेहरे पर घूर रहा था। बूढ़े आदमी के चेहरे पर अभिव्यक्ति एक झटके में बदल गई। उन्होंने कहा, ये थोड़ा बेस तारांकन 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 है। ओह! बाईं ओर के बूढ़े आदमी ने झीशी ने एक हैरान कर दिया। दूसरों को उसके चारों ओर देखते हुए उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और हंसा। यह मुख्य गठन की खेती है जो आपको हरा देता है। मैं इस बारे में उत्सुक हूं कि किस तरह के कोर गठन की खेती आपको इतनी बुरी तरह से घायल कर सकती है कि आपको उससे दूर भागना होगा। उद्धरण चिन्ह। इस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस व्यक्ति को झकझोर दिया गया। यह एक युवा कल्टीवेटर द्वारा सिर्फ एक चुपके हमला था। बूढ़ा आदमी झीशी पर चमक गया, उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति हत्या के इरादे से भरा हुआ। बच्चा, आपके पीछे उस व्यक्ति को सौंप दे और मैं आपके जीवन को छोड़ दूंगा। ... क्या एक क्लिच लाइन? कोई वास्तव में इस तरह के एक ट्राइट वाक्यांश को जोर से कैसे कह सकता है? चू यू हैरान था। वह मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे बगल में आदमी को मार डालो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आप अपने वाक्य को पूरा करने के लिए उसका इंतजार किए बिना चू यू ने कुछ स्वर्गीय गड़गड़ाहट वाले अंडे फेंक दिए। अचानक एक भारी गड़गड़ाहट और बिजली की रोशनी एक तेज धमाकेदार ध्वनि के साथ विस्फोट हो गई, तुरंत सभी जीवित प्राणियों को नष्ट कर दिया। Do like, share, comment and subscribe for latest updates and more similar stories.